Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Sathology builds your identity, whereas mythology actually destroys your identity. So when you say that your history is a mythology, you're actually telling to the whole world that it has no archaeological, astronomical, and scientific basis for existence. That's why all the native cultures were called as mythology. And my trick question to you, what was the name given to America by the Native Americans? And I'll tell the answer towards the end of this show. So before that, we'll begin it now. I have a very, very special guest, and he has broadened our knowledge horizons with many startling truths about Yoganand, Mao, and today we are going to touch the topic of Stalin. So welcome, Challenderji. बहुत बहुत नमस्कार। आपको, आपकी टीम को, आपके सारे दुनिया में देखने वाले दर्शकों, श्रोताओं, सबको। और जैसे कि मैं आरंभ करता हूँ ईश्वर की वंदना करते हुए, आपने गीता का नाम लिया, तो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। तो जगत गुरु को प्रणाम करते हुए और मैं एक बड़ी अच्छी जानकारी आपको दूं आदित्य जी, शुरुआत करने से पहले ही आपने गीता का नाम लिया। ये मैं छोटी सी एक पुस्तिका है, देखिए। हाँ, लाइट्स में थोड़ा सा इस तरफ लिखा, करिए। हाँ। गीता नित्य पाठ। ठीक ओके। है। गीत बड़ी छोटी सी पुस्तिका है, ठीक है। बस 50 पन्ने की है ये। एक हमारे जानने वाली लेखिका है, इन्होंने अभी अभी लिखी है। हाँ। इसमें क्या है, आपके 18 अध्याय गीता के हैं। तो उन्होंने हर अध्याय से उसका सार लेने का प्रयास किया है। जैसे किसी अध्याय से 8 ले लिए, 4 ले लिए, किसी से एक लिया। हम्म। लेकिन यह है कि उसका जो सार संक्षेप है आ जाना चाहिए उसको। वो उन्होंने मात्र 108 जो है ना इसमें पद बनाए हैं, और ये हिंदी में पद बनाए हैं। ठीक है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संस्कृत से परिचित नहीं है, न इतना समय है उसके पास, तो वो ये गीता नित्य पाठ, इसका नाम ही है नित्य पाठ। आप इतना पढ़िए, आपको पूरी गीता का सार समझ में आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि आपके मंच से बढ़िया स्थान कहा क्या होगा, जहाँ, और इसकी लेखिका जो है उनका नाम बड़ा सुंदर है, रिद्धिमा। हम्म। तो हम जो है चाहते हैं कि आपके दर्शक श्रोता जब समय मिले उनको तो इसको देखें, पढ़ें, तो मूल सार समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई लोग संस्कृत पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, तो बहुत ज्यादा समय लगता है और वहां तक पहुंच नहीं पाते, बीच में उनको लगता है कि बड़े कठिन चीज है, छोड़ भी देते हैं पढ़ना। इससे उनको पूरी गीता समझ में आ जाएगी। तो सतोलॉजी जो है अमेरिकन संस्कृत सोसाइटी के साथ वी हैव टाई अप, और हम्म। हम लोग डेली गीता पढ़ाते हैं अमेरिका में, डेली। बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। 17 साल से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो शी हम्म। कैन जॉइन देयर एंड स्पीक ओवर देयर इफ शी वांट्स। हाँ हाँ हाँ। तो इट इज गोज ऑन एवरी डे। हमारा गीता होता है, सुबह भागवत पुराण होता है और शाम को अच्छा गीता। ये सत्रह अच्छा। साल से अमेरिका में चल रहा है। मेनी अमेरिकन आर वेरी क्यूरियस। तो वहाँ पे हम्म। हम लोग जो है, जैसे क्योंकि गीता स्वयं एक सार है, वेदों का सार है। हाँ हाँ हाँ, उसका बिल्कुल भी बिल्कुल। तो गीता जैसे उसका भी समय सार है ये। उसका भी ये सार है। हाँ, उसका भी सार है। तो तो इनको मैं वहां बुला सकता हूँ, तो वहां पे आके नहीं, हम। मैं आपको नंबर दे दूंगा, हाँ। और आप उनसे सुनिए। वो बड़ी अच्छी, बहुत ही गंभीर प्रकार की वो है, लेखिका हैं। हाँ। बड़े अच्छे अच्छे विषय विषय उठाती हैं, लिखती हैं, वो ऐसे कलाकार भी हैं। हाँ। तो अब मैं अपने विषय मैं पे एक लौटता हूँ। प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि हाँ। पूरा वेस्टर्न मीडिया में स्टालिन इज कंसिडर्ड ए विलन। विलन। स्टालिन के बारे में वेस्टर्न मीडिया राइट्स इन अ वेरी नेगेटिव वे ऑल द टाइम्स। लेकिन इंडिया में ही इज कंसिडर्ड ए हीरो। तो यहाँ यहाँ तक कि भारत में एक स्टेट भी है जहाँ का चीफ मिनिस्टर स्टालिन है। उसके पिता का आपने नाम। आपने तो मेरी बात ही छीन ली, जो मैं बोलने वाला था आगे चल के। तो उसमें, खैर देखिए, ऐसा है कि ये पूरी तरह, जहां तक मैंने पढ़ा है, पूरी तरह ये सही नहीं है कि वेस्टर्न जो आपकी दुनिया है, पश्चिमी दुनिया, वो उसको विलेन मानती है। और हम्म। मानती भी है तो उसमें बहुत समय लगा है। हाँ। हाँ। क्योंकि आपके सामने जो है द्वितीय विश्व युद्ध है। उस युद्ध में देखिए कि पहले जो है स्टालिन का
का समझौता होता है हिटलर से। यह भी अपने आप में अजीबोगरीब बात है, कहाँ हिटलर कहाँ स्टालिन, लेकिन समझौता करते हैं। और उसके बाद जब जर्मनी कमजोर होने लगता है, उस पर आक्रमण होने लगते हैं स्टालिन की तरफ से, तो आपका अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सबके लिए तो लाडला बन जाता है स्टालिन। तो इसलिए ये कहना कि वो विलेन है, वो बहुत बाद की बात है। और इसी पर मैं ज्यादा चर्चा करूंगा कि स्टालिन के विषय में दुनिया क्या सोचती है, स्टालिन ने असल में क्या किया था, और थोड़ा सा इसका जो सैद्धांतिक पक्ष है, गूढ़ पक्ष है, उस पर हम अधिक विचार करेंगे। और आपकी बात से ही मैं आरंभ करता हूं कि देखिए, दुनिया में बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने स्टालिन पर लिखा है। समस्या यह है कि एक लेखक को क्या लिखना चाहिए। पहली बात तो है कि लेखक को तथ्यों का संकलन करना चाहिए, तथ्यों को देखना चाहिए, और तथ्यों को देखते हुए, आखिरकार एक लेखक मनुष्य होता है, उसमें मनुष्यता होनी चाहिए। और मनुष्य का एक कर्तव्य है कि कहीं पर अत्याचार है, क्रूरता है, नृशंसता है, तो वह उसकी निंदा करे। लेकिन इसके साथ समस्या क्या है स्टालिन के साथ, कि अनेक लेखक हुए हैं जिन्होंने स्टालिन का स्तुतिगान किया है, और मुझे ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि उनके पास ये सूचना नहीं हो कि स्टालिन की कैसी बर्बरता थी, स्टालिन ने किया क्या है। उदाहरण के लिए, और आपने हमारे भारत की बात कही कि भारत में हीरो माना जाता है, तो आप ये देखिए, इस पुस्तक को मैं दिखाना चाहता हूं आपके दर्शकों कि हमारे देश का कैसा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में एक सज्जन है जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने पुस्तक लिखी है स्टालिन एक जीवनी। इसके आरंभ में ही, पहले ही पन्ने पर वो लिखते हैं कि मैं ये पुस्तक क्यों लिख रहा हूं। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है, जिसको पढ़ के देख के आपको घोर निराशा, दुख, और यह होगा कि क्या ऐसा कोई लेखक हो सकता है, लेकिन वस्तुतः है ऐसा लेखक, और ये सज्जन इन्होंने किताब लिखी है। तो इन्होंने लिखा है कि दुनिया की अनेक भाषाओं में स्टालिन की जीवनी या जीवनियों का अभाव नहीं, यद्यपि उनमें कितनी ही बातों की कमियां देखी जाती, पर हिंदी में तो प्रायः उनका अभाव ही है। वैसे स्टालिन के ऐतिहासिक जीवन ही नहीं, बल्कि भावी संसार के पथ प्रदर्शक के रूप के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना भी एक उद्देश्य हो सकता था, जिसके कारण मुझे लेखनी उठानी पड़ती। अब आप देखिए कि स्टालिन को क्या मानते हैं ये राहुल सांकृत्यायन, भावी संसार के पथ प्रदर्शक, आने वाले समय के पथ प्रदर्शक। जिस व्यक्ति ने अपने समय में इतने अत्याचार किए हों, अपने समय को उसने काला युग कर दिया, वह क्या प्रकाश दिखाएगा, वो क्या पथ प्रदर्शक बनेगा भविष्य के लिए। तो ये, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप तो गीता में रमे रहते हैं, इसमें एक श्लोक इन्होंने स्वयं बनाया है राहुल सांकृत्यायन ने। आप देखिए, स्तुति गान कहिए या चाटुकारिता कहिए, या मैं तो कहूंगा एक तरह का सनकीपन, विक्षिप्तता, क्योंकि जो विक्षिप्त मनुष्य नहीं होगा वो ऐसी बात नहीं करेगा। इन्होंने लिखते लिखते स्टालिन के उसमें भावना में ऐसे बह गए हैं कि जो गीता में श्लोक है, या ऐसे एक श्लोक है कि जहां पे भगवान कृष्ण हो और धनुर्धर अर्जुन हो, वहां विजयश्री क्यों नहीं मिलेगी। तो इन्होंने भगवान कृष्ण बना दिया है लेनिन को, और अर्जुन बना दिया है स्टालिन को। आपको कितना दुख होगा यह जान करके कि ऐसा लेखक हमारे समाज में था, और उस व्यक्ति ने ऐसी पुस्तक लिखी है। इस व्यक्ति को, इस पुस्तक में जो लगभग मैं बता रहा हूं आपको, समझिए कि ये 200 पन्ने की पुस्तक नहीं, 300 पन्ने की पुस्तक, 300 पृष्ठ है इसमें। 300 पृष्ठ में इस व्यक्ति ने एक स्थान पर भी स्टालिन के व्यक्तित्व का या उसके किए गए कार्यों का एक भी आलोचनात्मक, जिसका कहते हैं विश्लेषण करना, इस व्यक्ति ने नहीं किया है। कहीं से भी उस व्यक्ति ने, जैसे आप कहते हैं थर्ड पार्टी असेसमेंट कराना या कुछ देखना, भाई लेखक तो कहीं तो निरपेक्ष होगा, कहीं तो सोचेगा एक मनुष्य के रूप में। जबकि मुझे अच्छा लगा इसमें कि स्टालिन की मृत्यु के बाद राधा कृष्णन ने जो पत्र लिखा है, शोक संदेश, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि ये स्पष्ट किया है उस पत्र में
कि भाई आपके विषय में दुनिया अलग अलग तरह की राय रखती है, अलग अलग तरह की बातें होती हैं, तो कुछ संकेत उनके पत्र में है। लेकिन इस व्यक्ति के, इस लेखक के मन मस्तिष्क में ऐसा कोई विचार नहीं आता। तो कुछ हद तक जो आपने कहा कि हमारे देश में एक मुख्यमंत्री के बेटे हुए, उनका नाम स्टालिन रखा उन्होंने, अभी वो मुख्यमंत्री हैं, तो आप समझिए नामकरण पर, आदित्य जी बड़ा रोचक किस्सा मुझे कल सुनाई पड़ा कि कल जो वो किम जोन है, उत्तर कोरिया का तानाशाह, उसने एक आदेश जारी किया है अपने देश में कि भाई सबको बड़ा स्वाभिमानी होना है, बड़ा बुलंद होना है, बहुत ताकतवर बनना है। इसलिए अब जो बच्चे पैदा होंगे उत्तर कोरिया में, उनका नाम कैसा होगा, तो नाम की सूची दी है उसने। बच्चों का नाम होगा बम, बंदूक, राइफल, सैटेलाइट। ये नाम बच्चों के रखने हैं ताकि उन बच्चों में बहुत ज्यादा जोश हो, वो हमला कर दे, आक्रमण कर दे, नाम से ही दुनिया भयभीत हो जाए। तो आप सोचिए, जब माता पिता, संस्कारित माता पिता, सुसंस्कृत माता पिता बच्चों का नाम रखते, और हमारे देश में तो नामकरण की बड़ी प्राचीन परंपरा है, और एक से एक नाम आपको महाभारत में मिलते हैं, रामायण में मिलते हैं। हर नाम जो है वो अर्थपूर्ण शब्द होता है, और ये कल्पना करता है पिता या जो भी नामकरण करता हो कि मेरा बच्चा ऐसा होगा। अधिकतर नाम ईश्वरीय गुण वाले होते हैं, देवत्व वाले होते हैं, लेकिन ये दानवत्व वाले गुण वाले या अवगुण वाले बच्चों का नाम हो, यह जो संकल्पना है, यह जो विचार है, अपने आप में मुझे लगता है राक्षसी विचार है। ऐसे व्यक्ति को आप समाज में मनुष्य कैसे कहेंगे, जो कहेगा कि मेरा बेटा स्टालिन होगा, जो मेरा बेटा माओ होगा। स्टालिन का असली नाम स्टालिन नहीं था। स्टालिन ने अपना नाम 30 वर्ष की आयु में, उससे आपको उस व्यक्ति की प्रवृत्ति समझ में आएगी, उसने अपना नाम खुद रखा, स्वयं रखा, स्टालिन। और जो स्टालिन है, ये स्टील से बना हुआ शब्द है। इसका मतलब है व्यक्ति जो स्पाती चरित्र का हो। तो आपको संकेत मिल जाता है उस व्यक्ति के नाम से, जिसने कि स्वयं रखा, उसके माता पिता ने नाम नहीं रखा। और उस स्पात ने क्या काम किया, वो आपको उसके जीवन से स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पर कुछ गूढ़ प्रश्न रखूंगा, कुछ बातें करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। मैंने मैंने तो कई पुस्तकें वैसे देखी हैं इन पर, स्टालिन पर, लेकिन एक जो पुस्तक जहां से मैं आरंभ करना चाहता हूं अपनी वार्ता का, उसके लेखक का नाम है ओलेग वी ख्लेवनियुक। ये जो ख्लेवनियुक हैं, ये नाम से ही लग रहा है कि रूसी नाम है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक का नाम है न्यू बायोग्राफी ऑफ अ डिक्टेटर। ये आपके ही अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में 215 में छपी है। और मुझे ऐसा लगा कि जो जितनी पुस्तकें मुझे देखने को मिली, उनमें मैं इस पुस्तक को बड़ा ऊंचे दर्जे की पुस्तक मानता हूं। कारण उसका स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि इस व्यक्ति ने, आदित्य जी, मैं रोचक कथा सुनाऊं कि यहाँ बात करने से पहले, करीब 1.5 महीने से पहले, 2 महीने हो गए, मैं स्टालिन पे चीजें ढूंढता था, चाहे वो लिखित हो या वीडियो हो। और मुझे आम तौर पे हर जगह यही सुनाई दिया कि स्टालिन का जो जन्म है दिसंबर 1878 में हुआ था, और वह बालक जो है, उसके पिता जो है मोची थे, मोची का काम करते थे, और माता जो है दूसरे के घरों में जाकर के बर्तन मजा करती थी, काम करती थी, सफाई वगैरह काम करती। तो ये आपको कथा सर्वत्र मिलेगी, और इसीलिए मैं ख्लेवनियुक जो हैं, इनको थोड़ा सा ऊंचे दर्जे का लेखक मानता हूं। उसका कारण क्या है कि हमें बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो कहानी बनाई गई है कि स्टालिन की माता जो थी वो बर्तन मांजती थी और पिता मोची का काम करते थे, तो प्रथम दृष्टया आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही बुरी दशा में जो परिवार रह रहा होगा, निर्धनता में जी रहा होगा, वह परिवार है। लेकिन इस लेखक ने इसको सिद्ध किया है कि ऐसी बात नहीं थी। ये जो जन्म हुआ है इनका, स्टालिन का जन्म जो है वो जॉर्जिया
का एक स्थान है छोटा सा गोरी, वहां पर हुआ है। वहां उस समय में आप समझिए 1878 में हमारे देश में भी कितनी साक्षरता रही होगी, कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी रही होंगी और कितने पुरुष पढ़े लिखे रहे होंगे। तो यहाँ पर एक जो प्रमाण उपलब्ध है वो बहुत ही अच्छा प्रमाण है कि स्टालिन के पिता पढ़े लिखे थे, साक्षर थे, पत्र लिख सकते थे, दूसरों से लिख करके बात कर सकते थे। और यही हालत स्टालिन की माँ की है। स्टालिन की माँ पढ़ी लिखी है, स्टालिन की माँ साक्षर है। और आगे बात और स्पष्ट हो जाएगी कि स्टालिन के पहले दो और उनकी संतानें हुई माता पिता की, जो कि किसी तरह उनका निधन हो गया। तो स्टालिन की जो माँ है और बाप भी कह लीजिए एक समय के लिए, उन दोनों को लगा कि हमारा अकेला बच्चा है, एकमात्र बच्चा है, इसलिए बहुत लाड़ प्यार और देख रेख इनकी हुई। और माँ ने शुरू से ही यह बात ठान ली कि हमें अपने बच्चे को बहुत पढ़ाना लिखाना है, बहुत आगे बढ़ाना है। तो यह जो महत्वाकांक्षा है, ईश्वर हमारा ध्यान आकर्षित कराया है क्लेवन्यूक ने, कि एकदम से यदि आप निर्धन हैं, एकदम से यदि आप 2 बार के भोजन के लिए, 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो ऐसी महत्वाकांक्षा वो भी एक महिला अपने बच्चे को लेकर के नहीं पाल सकेगी। दूसरा यह है कि स्टालिन का जिस विद्यालय में नामांकन होता है, वहां भी एक बाद में स्टालिन का मित्र स्वरूप ही कह लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका एक पत्र उपलब्ध होता है। उस पत्र में जो बालक बड़ा हो जाता है वो लिखता है, इसको स्टालिन के बारे में बताता है कि देखो तुम तो पढ़ सकते हो इस विद्यालय में, क्योंकि तुम अपने माँ बाप के एक बच्चे हो, और तुम्हारी जो फीस है, शुल्क है, वो तुम्हारे माता पिता दे सकते हैं, लेकिन हम तो 8 भाई बहन हैं और इसलिए हम नहीं पढ़ सकते, और हमें तो अपने पिता की मदद करनी है। और उस बच्चे का नाम उस विद्यालय से कट जाता है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि ये खाता पीता परिवार था, ठीक ठाक परिवार था, जिसमें महत्वाकांक्षा पाली जा सकती थी और जिसमें बच्चे की देख रेख में। और संयोगवश इसमें लेखक ने भी प्रश्न उठाया है, इसमें कितना सच है, कितनी मिथ्या है, कोई नहीं जानता। लेकिन 1930 के दशक में, 37 या 38 में, स्टालिन ने खुद एक बार सार्वजनिक रूप से कहा था कि मुझे अपने माता पिता से कोई तकलीफ नहीं हुई, माता पिता ने बहुत अच्छी देख रेख मेरी की। तो ये स्वीकारोक्ति भी स्टालिन की है, स्वयं की है। लेकिन अब आप देखिए कि आमतौर पर जब हम वीडियो देखते हैं, और आमतौर पर जो लेखक हैं जो अधिक श्रम नहीं करते, अधिक पुस्तकों को पढ़ना नहीं चाहते, या स्वयं अंदर घुस के देखना नहीं चाहते कि इसमें कितनी सत्यता हो सकती है, उनका कहना ऐसा ही है कि ये तो बहुत ही दुखियारी परिवार था, माता दुखी थी। और पिता के बारे में आगे चल के ये भी लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति मोची का काम करता था और शराबी था और अपने बच्चे को बहुत मारता था। और यहाँ कई लोगों तो बताएंगे कि माँ भी मारती थी। और ये भी कहा जाता है कि जो उसके स्कूल में भी स्टालिन के जो और बच्चे थे क्लास में, उन लोगों ने भी बड़ी पिटाई की। और इस तरह से इतनी यंत्रणा हुई स्टालिन की कि स्टालिन जो है एक तरह का अत्याचार सहते सहते, कहिए कि भावनाहीन व्यक्ति हो गया, संज्ञा शून्य जैसे कहते हो गया, और वह बच्चा कालांतर में क्रूर बन गया। लेकिन यह सच्ची घटना नहीं है, सच्ची बातें नहीं है, इनमें सत्यांश हो सकता है लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। यह क्लेवन्यूक का दावा है और मैं बहुत हद तक सहमत हूं जितने प्रमाण क्लेवन्यूक ने दिए हैं। तो अब हम क्या सोचते हैं कि एक स्टालिन पैदा कैसे हो सकता है। यहां मैं थोड़ी सी जानकारी दूं उस व्यक्ति की नृशंसता और उसके अत्याचार को लेकर के। देखिए, एक अकाल पड़ा, वो भी स्टालिन के कारण ही पड़ा रूस में, और सोवियत, उस समय सोवियत संघ उसको कहते थे, और उसमें लाखों लाखों लोग मारे गए। एक आंकड़ा मेरे पास है इसमें 1937-38 में, जिसमें लिखा हुआ है व्यर्थ, यानी कि अकारण 7 लाख लोगों की हत्या करवाई स्टालिन। उसके बाद आप आ जाइए द्वितीय विश्व युद्ध। विश्व युद्ध में क्या हुआ कि आदित्य जी, ये किसी भी देश या सेनापति या उसका जो राजा है या उसका जो राष्ट्र प्रमुख है, उसका कर्तव्य होता है कि हम जब युद्ध करते हैं तो युद्ध में जो रणनीति है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और उसके 2 पक्ष होते हैं कि आप दूसरों को पराजित करें लेकिन स्वयं को बचाएं भी।
इसमें ख्लेवन्यूक ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि स्टालिन का कहना यह था कि भाई हमारे शब्दकोश में न तो समर्पण है जिसको कहते हैं सरेंडर करना, और न रिट्रीट है यानी कि पीछे हटना। 2-3 बार ऐसी घटनाएं घटी हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, जब मॉस्को को घेर लिया गया था हिटलर की सेनाओं द्वारा, और एक दूसरी बार दूसरे स्थान पर घेर लिया गया था, जहां पर जो सेना के जो बड़े लोग हैं उनकी जो राय थी, उनकी जो समझ थी, उन्होंने स्टालिन को ये बताया कि देखिए यहां पर हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं। देखिए व्यवहारिक बात है, यदि आप 5,000 हैं, सामने वाले 50,000 हैं, तो स्वाभाविक बात है कि अगर आप भिड़ेंगे तो आप सारे के सारे मारे जाएंगे। तो उन्होंने बहुत ही व्यवहारिक रूप से स्टालिन को खबर पहुंचवाई, उनसे बात की कि यहां हमारे पास समर्पण कर देना या पीछे हट जाना या बहुत बड़ा समझिए रणनीतिक कदम होगा, जिसमें क्या है इतने सारे लोगों की जान बच जाएगी और वो तब तक तैयारी करेंगे, फिर हम आक्रमण करेंगे। अब आप देखिए स्टालिन का एक वाक्य था कि कोई पीछे 1 इंच भी नहीं होगा, और यदि होता है तो हम उसको मार देंगे, मतलब हम उसका सर काट देंगे अगर कोई व्यक्ति 1 इंच भी पीछे होता है तो। इसका परिणाम यह हुआ आदित्य जी, हजारों हजार सैनिक, देखिए युद्ध होता है, युद्ध में आप मतलब हमारे सैनिक मरते हैं, तो फिर भी आपको कुछ अपने आप को समझाने के लिए एक बात होती है कि चलो युद्ध कर रहा था व्यक्ति, उसमें मारा गया। यहां वह कारण ही नहीं था। भाई मॉस्को आपका देश का हिस्सा, आपका शहर है, आप शहर को जानते हैं, आप दूरी देख रहे हैं कि आपके शत्रु कितने निकट आ गए हैं, आपके पास पूरी व्यवस्था थी कि आप निकल जाते वहां से और अपनी तैयारी करते, जब समय अनुकूल होता तो आप आक्रमण करते। उसमें सारे के सारे सैनिक मारे गए, और दोनों स्थानों पर। इसलिए उसमें स्टालिन ने कुछ ऐसा कहा था कि उसके प्रमाण मिलते हैं कि युद्ध पर भेजने से पहले सैनिकों को बता दिया जाता था कि किसी भी हालत में, किसी भी विपरीत परिस्थिति में तुमको यदि लगे कि दूसरे मार देंगे, शत्रु मार देंगे, उससे पहले तुम अपनी हत्या कर लेना, यानी आत्महत्या कर लेना। और यदि ऐसा भी लगता हो कि तुमको शत्रु तुम्हारी हत्या नहीं कर रहे हैं लेकिन तुमको पकड़ रहे हैं, तुम जीवित पकड़े जाओगे, उस स्थिति में भी तुम अपनी मतलब हत्या कर लेना, आत्महत्या कर लेना। और उसका जो भी कोई उपाय होगा उन्होंने किया था। इसका जो प्रचंड उदाहरण है वह है स्टालिन के बेटे का। स्टालिन का बेटा युद्ध में था और उसको जर्मन सेना ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो उस पक्ष में चला गया, सेना के कब्जे में रहा। वहां से जर्मनी से पत्र आया स्टालिन को कि यदि आपको आपका पुत्र चाहिए, तो किसी अधिकारी का नाम लिया, जर्मन अधिकारी का, जो स्टालिन के कब्जे में था, कि उसको आप वापस कर दीजिए। यानी एक तरह का विनिमय था कि आप हमें दीजिए, और ये भी सामान्य बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टालिन को इस बात का घोर दुख था कि मेरा बेटा पकड़ा कैसे गया, और उसी बात पर उसने सार्वजनिक रूप से इसको कहा कि मैं तो, मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है कि वो जीवित क्यों पकड़ा गया। और उसका प्रश्न है कि क्या तुम्हारे पास हथियार नहीं थे कि तुम अपने आप को गोली मार सकते थे, यह उसका वक्तव्य है। और उसके बाद संयोगवश ऐसा होता है कि स्टालिन का बेटा जर्मनी में जब रहता है तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके विषय में 2 तरह की बातें कही जाती हैं, या तो जर्मन सेना ने उसको मार दिया, या यह भी कहा जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वहां पर कोई बिजली का एक तार वार था, उसमें लग गया और उसके बाद में उस लड़के की मृत्यु हो गई। स्टालिन को देखिए उसकी नृशंसता, भाई कैसा भी मनुष्य है, कुछ तो उसमें मनुष्यता होगी, कुछ तो भावना होगी। उसकी मृत्यु के बाद उसका जो वक्तव्य था स्टालिन का, वो यह है कि मैं आज यह घोषणा कर रहा हूं कि जो भी उसका बेटे का नाम था वह मेरा बेटा नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कायर मेरा बेटा नहीं हो सकता है जो दूसरी सेना, शत्रु सेना के कब्जे में चला जाए। तो आप देखिए उसकी जो नृशंसता थी, अत्याचार थे, वो केवल ऐसा नहीं था कि वो दूसरों के लिए थे, उसके अपने परिवार तक के लिए थे।
जितनी यंत्रणा उसने अपनी पत्नियों को दी है, और उसके बाद कहा जाता है कि अनेक महिलाओं से उसका संपर्क संबंध था, और एक महिला ने तो एक पत्नी ने तो इसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। आप समझ सकते हैं किस परिस्थिति में इसकी पत्नी ने आत्महत्या की होगी। तो यह जो व्यक्तित्व है, मेरा प्रश्न यह उठता है कि ये जो विश्व है, आपने भी अच्छा प्रश्न किया, लेखक कितना जानते हैं स्टालिन के बारे में, या हमारे पास में क्या तथ्य हैं, या हमारे से पहले जो लेखक हुए उनके पास क्या जानकारी थी, और वो किस तरह का स्वरूप बनाते स्टालिन के। तो इस पर वनयूक ने बहुत ही अच्छी एक बात कही है कि आपको जो लोग लेखक हैं उनको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला लेखक का प्रकार वह है जो 1991 से पहले लिख रहे थे। 1991 से पहले का मतलब यह है कि तब सोवियत संघ था। 91 के बाद सोवियत संघ का विखंडन हो गया। तो स्टालिन के समय में जितने कागज थे, किताबें थी या सरकारी दस्तावेज थे, उन सब को समझिए बंद कर दिया गया था संदूक में या संग्रहालय में, जो सरकारी संग्रहालय होता है। और उस तक पहुंच किसी लेखक की नहीं थी, यानी किसी आम व्यक्ति की नहीं थी जो वहां से लेके पढ़ सकता था कि स्टालिन ने कौन सा पत्र किसको लिखा है, या स्टालिन को कौन सा पत्र आया है, या स्टालिन बात किस तरह करता था, या स्टालिन के जो सहयोगी थे वो कैसे थे, या जितनी तरह की हत्या की जाती थी उनमें कौन कौन से लोग रहे होंगे जो स्टालिन के नजदीक में रहे होंगे। तो ये सारी बातों की जो जानकारी है वो 1991 के पहले नहीं थी। अर्थात 1991 के पहले वही जानकारी थी, जैसे मान लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे लोग गए होंगे वहां पे, अखबार के लोग गए होंगे, पत्रकार गए होंगे, या जिस तरह से आपको जानकारी हो जाती है रेडियो पे, टेलीविजन पे, जैसे भी उससे आपको जानकारी होती है। कभी कभार कोई विजिटर चला गया, कोई यात्री चला गया, पर्यटक चला गया, उसने क्या देखा। तो बड़ा ही सीमित दायरा था उस उन सामग्रियों का, जिन सामग्रियों के आधार पर आप स्टालिन के विषय में कोई स्पष्ट राय बना सकते थे। तो ये जो 1991 में क्या हुआ, पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, आप सब जानते हैं, गोर्बाचोव के समय में, तो ये जो खुलापन आया उससे जो संग्रहालय है उनके ताले खोल दिए गए। और ताले खुलने के बाद पहली बार 1991 के बाद जो सामान्य लेखक हैं, लेखकीय कार्य करते हैं, जो सरकार में हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको यह अधिकार मिला कि वो संग्रहालय जाके उन सामग्रियों को देखें, पढ़ें और स्वयं लेखन करें। तो इसलिए आपको बड़ा सीधा अंतर समझ में आएगा कि 1991 के पहले के लेखकों में तथ्यों का अभाव दिखेगा। और जो मैंने पुस्तक आपको दिखाई राहुल सांकृत्यायन के बारे में, दुर्भाग्य से यह पुस्तक भी उसके पहले ही लिखी गई थी, और उसमें कोई इस तरह का तथ्य नहीं है, कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी स्टालिन में कोई कमी थी। दूसरा, तो इसलिए जो बाद के जो लेखक हैं 1991 के बाद के, उनमें आपको अच्छा खासा बदला हुआ रूप मिलेगा। और अभी जो सूचना की बाढ़ आ गई है, जानकारी की बाढ़ आ गई है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, इन सब के पीछे ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पहले कोई उन दस्तावेजों को देख नहीं सकता था, वहां तक उसकी पहुंच नहीं थी, अब हो गई है। इसलिए अब ये जो हमारे लेखक हैं क्लेवन्यूक, वो एक और बात जोड़ते हैं कि इतनी सामग्री मिल जाने के बावजूद जिन लेखकों ने भरपूर प्रयोग किया है इन सामग्रियों का और पुस्तकें लिखने का प्रयास किया है, उनकी भी जो आज तक पहुंच है ना, वो इतना विशाल भंडार है सामग्रियों का कि उसके आधे तक ही वो पहुंच पाए। इसका तात्पर्य हुआ कि अभी सारी सामग्रियों को किसी एक या दो या 10 व्यक्तियों ने पढ़ा हो और उसका निचोड़, सार, संक्षेप आपके हमारे समक्ष रख रहा हो, ये अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। दूसरा क्या है कि सामग्रियों में क्या कमी है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, क्योंकि उसके बिना हम स्टालिन को पूरी तरह समझ नहीं सकते। इसमें एक अच्छी बात लिखी है क्लेवन्यूक ने कि 1936-37 के आसपास, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, उसके पहले ही, थोड़ा पहले, टेलीफोन की व्यवस्था होती है रूस में, सोवियत संघ। उससे पहले टेलीफोन नहीं। तो टेलीफोन जब तक नहीं आया है
तब तक वो चाहे लेनिन हो, चाहे स्टालिन हो, या और कोई हो, इन सब के बीच में जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनका आदान प्रदान, ये प्रमुख आधार है संचार का। चाहे कोई व्यक्ति साइबेरिया से पत्र लिख रहा हो, चाहे जॉर्जिया से लिख रहा हो, या यूक्रेन से लिख रहा हो, लेकिन उसका आधार पत्र था। हमारे देश में भी ऐसे ही है कि जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो पत्रों का महत्व बहुत हो जाता है। तो ये जो पत्र हैं, ये बहुत ही एक तरह से कहिए कि आधिकारिक आपके स्रोत हो जाते हैं जानकारी के, और उसके आधार पर आप लिखते पढ़ते हैं। लेकिन टेलीफोन के आने के बाद लेखक का कहना है कि ये समस्या आ गई कि बहुत सारी बातें टेलीफोन पे हो जाती थी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और आपको समझ में नहीं आएगा कि इस बीच में क्या हुआ होगा। जैसे लेखक ने उदाहरण दिया है, जैसे मान लीजिए एक दिन में 25 या 30 ऐसे लोग हैं जिनका लॉग बुक में नाम है कि ये स्टालिन से एक किसी दिन मिले। अब प्रश्न यह उठता है कि ये मिले तो यह जानकारी तो है इन व्यक्तियों का, की पहचान भी हो सकती है कि कौन सा व्यक्ति आया और कब आया, वो आपको जानकारी मिले। लेकिन स्टालिन से बात क्या हुई और उसका क्या परिणाम हुआ होगा, इस विषय में किसी को कोई अनुमान नहीं है। तो ये बहुत बड़ी सीमा है कि स्टालिन के विषय में कि कितनी जानकारी हम आप रख सकते हैं। फिर भी ये जो मैं कह रहा हूं, जितनी जानकारी मिली है उसी का आधार पर हम बात करेंगे। तो इसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने लिखा है, लेखक का कहना है, जब लेखक लिखता है तो चूंकि वो मनुष्य है, उसमें भावना होती है। यदि उसका कोई पात्र है, वह किसी दूसरे की हत्या कर रहा है, तो उसमें अवश्य उसको उसको दुख होगा, अवश्य उसको पीड़ा होगी, और उस पीड़ा को आप लेखकीय पीड़ा कह सकते हैं। और यदि वो नहीं हो तो मैं मानता हूं वो मनुष्य लेखक नहीं है, कोई और लेखक हो सकता है, कोई मशीन लिख रही हो। इसमें बहुत अच्छी बात कही है इस व्यक्ति ने कि जब मैं स्टालिन की जीवनी लिख रहा था तो मेरे लिए यह जो काम है बहुत ही अधिक तनावग्रस्त काम था। इतना तनाव मुझे होता था। अब सोचिए एक व्यक्ति जो मतलब समझिए 70-75 साल बाद लिख रहा है, उसको इतना तनाव होता है, उस समय का कैसा वातावरण होगा आप और हम केवल अनुमान लगा सकते। तो इसमें जो अंग्रेजी में अनुवाद है इसका लिखा है कि दिस वर्क हैज बीन स्ट्रेसफुल एंड इमोशनली ड्रेनिंग। इमोशनली ड्रेनिंग का मतलब यह है कि आपके शरीर को निचोड़ दे, भावनात्मक रूप से ऐसा अनुभव हुआ इस लेखक को जीवनी लिखते हो। यह मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा वाक्य है, यह बताने के लिए कि स्टालिन की भयावहता, उसकी उसका निरंकुश स्वरूप, अत्याचारी रूप वो कैसा रहा। आगे लेखक लिखता है, बट दिस इज माई वोकेशन। मतलब आप देखिए लेखक ने यहां तक कह दिया कि यदि उसका पेशा लेखन नहीं होता तो वो व्यक्ति नहीं लिखता, बट दिस इज माई प्रोफेशन वोकेशन। तो इतना तनावग्रस्त लेखक को होना पड़ा, इतनी तकलीफ हुई होगी इस कष्ट को झेलते हुए। जो व्यक्ति 70-80 वर्ष बाद या 100 साल बाद भी, बहुत सो कारनामे तो उसके 100 साल के आसपास हो गए, तो यह आपको बहुत कुछ संकेत करता है कि स्टालिन का कैसा चरित्र रहा होगा। अब मैं आता हूं स्टालिन के चरित्र निर्माण। अब मेरे मस्तिष्क में आदित्य जी एक प्रश्न उठता है कि जैसे मैंने माओ के बारे में कहा था, अब माओ या स्टालिन ऐसे जो मैं कहूंगा पशु समान जो जो चरित्र है, जो पशु कहिए कि जो मनुष्य रूपी पशु हैं, उनका जन्म कैसे स्थान पर होता है? क्या रूस में ऐसा वातावरण था कि ऐसा व्यक्ति उभरता जो लाखों करोड़ों को खा जाता? वो समझिए कि वो मनुष्य ही मनुष्य को खाता है, नरभक्षी का काम है ये। इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में हमें आगे पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो एक लेखक आपके अमेरिका के ही हैं, रॉबर्ट कापलान, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि भाई 1600 आप समझिए 80 के आसपास, जब हमारे यहाँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा जान के कि जब तक 250 वर्ष से ऊपर समय बीत चुका था हमारे यहाँ के जाजल्यमान
विजयनगर साम्राज्य का। जिनके मंदिरों का आप देखिए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे कलाकारों की क्या, कहिए कि उनमें कितनी कला क्षमता है, कितना ज्ञान है। तो इतना बड़ा साम्राज्य अपने 250 साल बिता चुका था। उसके बाद 1680 में पहली बार एक देश के रूप में जो रूस है वो स्थान बनता है, और उसका जो पहला राजा होता है उसका नाम है इवान द टेरिबल, यानी आप हिंदी में कहिए इवान भयानक या भयंकर। अब मुझे कई बार ये सोचने पर मैं विवश हो जाता हूं कि ऐसी उपाधि लोगों ने दी होगी तो उसके पीछे क्या कारण था, क्योंकि वो बहुत अत्याचारी व्यक्ति था। उसके विषय में कहा जाता है कि वह अकारण लोगों को मारता था। जैसे वो जा रहा है, बाएं देख रहा है, 150 लोग हैं, कहेगा नहीं मार दो इनको, इधर वाले को इधर को मार दो। तो इवान द टेरिबल है, वो भयानक है, भयंकर व्यक्ति है। और उसी का रमानोव जो वंश है वो बनाया हुआ है, जो आपको 1917 में जो आपका जार है, जारशाही जिसको कहते हैं, वो समाप्त होती है। तो उसी में ये अनेक राजा होते हैं। अब आगे देखिए, उसी में आता है पीटर द ग्रेट, उसी में आती है कैथरीन द ग्रेट। अब ये पीटर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट और ये कैथरीन द ग्रेट, इनकी कथा पढ़ेंगे आप तो ये सारे के सारे नृशंस हत्यारे थे। और यह समझना बहुत कठिन है हमारे जैसे व्यक्ति के लिए, या भारत में जो सनातनी मूल्य को जिन्होंने जिया है। क्योंकि हमारे यहाँ राजा कभी भी निरंकुश हो ही नहीं सकता है। यह हमारे राज्य का नैसर्गिक स्वभाव है। राज्य की कोख में ऐसा कुछ है हमारे यहाँ, हमारे देश में, कि राजा निरंकुश नहीं बनेगा। उसके पहले उसके ऊपर बहुत विधान हैं। एक तो राज पुरोहित है, बहुत बड़े पुरोहित हैं जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में राजा भी ज्ञानवान होता है। वो तो जलालुद्दीन नहीं है जिसको पढ़ना नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ राजकुमार को शस्त्र शास्त्र सबका अच्छा खासा प्रशिक्षण कराया जाता है, और उसके बाद वो राज गद्दी पर बैठता है। तो हमारे देश में इस तरह का कैथरीन जैसा चरित्र, पीटर जैसा चरित्र या इवान जैसा चरित्र क्यों नहीं हुआ? आगे मैं और भी बताऊंगा आपको कि ये जितने नाम मैं ले रहा हूं, आदित्य जी इन्होंने एक ही काम किया, भौगोलिक विस्तार। अब यहां भी एक समझने वाली बात है। चीन के संदर्भ में, रूस के संदर्भ में बहुत ये सत्य प्रतीत होता है। प्रश्न ये उठेगा कि विस्तारवाद क्यों, क्यों विस्तार? आप अपने राज्य का विस्तार क्यों करना चाहते हैं? भारतवर्ष में चक्रवर्ती सम्राट की परंपरा रही है, और उसके अनेक कारण रहे हैं। कि एक तो जो राजा है वो कुछ न कुछ ऐसा करेगा अपनी सीमाओं पर, ताकि शत्रु को एक संदेश जाए कि यहाँ का राजा शिथिल नहीं है, दुर्बल नहीं है, कि उस पर कोई आक्रमण करते। तो एक ये पक्ष होता है अपने लिए, कि आप एक संदेश देते हैं कि आप परम वैभवशाली बलशाली हैं और आपको कोई हल्के में नहीं ले सकता। दूसरा, जब आपके पड़ोसी राज्य में आपको यह ज्ञान होता है कि वहां का राजा दुर्बल हो गया है, राजा के दुर्बल होने के कारण वहां की जो प्रजा है वो दुखी है, उसको बहुत सारी समस्याएं आएंगी, ऐसी स्थिति में आप उस पर आक्रमण करते हैं। लेकिन वहां पर यह भी है कि आक्रमण करने के बाद भी हमारे देश की परंपरा यह रही है कि वहीं का कोई व्यक्ति उस राज्य को संभालता है। वह राज्य कर देगा, प्रतीकात्मक कर देगा, वह आपके कहिए कि सर्वशक्तिमान होने के लिए उसका उसके लिए समर्पित होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी आप सत्ता छीन लेंगे, को आप उपनिवेश बनाएंगे, आप केवल शोषण की मात्र के लिए उस स्थान को मानेंगे। यह हमारे यहाँ नहीं है, और इसके बहुत प्रमाण है। भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव, आप स्वयं गाते हैं रामायण के, या लंका को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, स्वयं नहीं किया उस पर राज। तो ये जो सारी बातें हैं, ये बातें रूस में क्यों नहीं है? कैथरीन के चरित्र के बारे में आदित्य जी आपको इतना घोर दुख होगा जान करके कि उस महिला का कितने पुरुषों से अवैध संबंध था, गलत संबंध था, और उसके बाद उसके समय में किस तरह का कहिए कि अत्याचार किया जाता था, बिना मतलब के व्यर्थ युद्ध किया जाता था। अब आप ये देखिए, युद्ध आप कर रहे हैं दूसरे देश में, और आपका डंका पिटवा रहे हैं कि अरे आप तो बहुत बलशाली हैं, आपने अपना क्षेत्रफल इतना बढ़ा दिया, उतना बढ़ा दिया। आपके राज्य में क्या हो रहा है?
आपके राज्य के अंदर ये सारे लेखक लिख रहे हैं, जब स्टालिन ने किया था तब, या जार ने किया था तब, इनके भौगोलिक विस्तार के समय भी इनकी जो प्रजा थी, जनता थी, वो अत्यंत दुखी थी, अत्यंत पीड़ित थी। भोजन का वहां अभाव था, अन्य संसाधनों का अभाव था। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपने प्रथम कर्तव्य से च्युत हो गए। प्रथम कर्तव्य आपका है आपकी प्रजा को देखना, अपनी प्रजा को सुख समृद्धि प्रदान करना। तो आप इस सुख समृद्धि को छोड़ करके दूसरे राज्य पर आप आक्रमण करते हैं, आपको स्वयं नहीं पता है कि वहां आक्रमण करके आप क्या पाएंगे। इसको कहते हैं डकैती का स्वभाव। क्योंकि आपको लगता है ये काम बड़ा आसान है, डकैती करना आसान है, बाकी व्यवसाय बहुत कठिन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जनता को सुख समृद्धि देना, उनको भोजन देना, वस्त्र देना, या उनको जो भी आप सड़कें देते हैं, तालाब, पानी, सबकी सुविधा देना, ये इन सभी राजाओं के लिए बहुत ही कष्टप्रद और मुश्किल काम था, कठिन काम था। इसीलिए चलो भाई वहां लूट लो, वहां जीत लो, वहां कूद जाओ। तो इसको मैं डकैती का स्वभाव मानता हूं। तो इसका जो स्टालिन है वो स्वाभाविक विकास है, स्वाभाविक उसका कहिए, कहिए कि अगला अगला जो कदम होता, यदि जार जीवित होता तो स्टालिन की तरह ही होता, और अगर वो मर गया, उसको हटा दिया गया, तो उसके स्थान पर जो आया, जो स्थानापन्न है, उसका भी जो चरित्र है वो ऐसा ही। इसमें एक रोचक कथा का वर्णन है इस पुस्तक में कि 1945 में जब रूस की सेना या सोवियत संघ की सेना बर्लिन पर आक्रमण कर देती है और बर्लिन को जीत लेती है, तो अमेरिका का जो एम्बेसडर है आदित्य जी, वो पहुंचता है और उसकी भेंट होती है स्टालिन से। स्टालिन से वो प्रश्न करता है कि आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसी अनुभूति हो रही है जब आप शत्रु देश में विजय पताखा वहां पर गाड़ के, झंडा गाड़ के आप वहां पहुंच गए और आपकी सेना वहां पर है। स्टालिन का जो उत्तर था, उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई, हमारा जो पीटर द ग्रेट था उसने तो पेरिस तक अपनी सेना को पहुंचा दिया था, सेना ने जीत लिया था, पेरिस को भी जीत लिया था। अब आप देखिए कितनी अजीबोगरीब बात है। आप तो जारशाही को समाप्त करने के लिए आपने आंदोलन किया, मार्क्स को, आप एंगल्स को, पता नहीं किस किस को, इतने पढ़े लिखे लोगों को आधार बनाया, जो पढ़ाई लिखाई तो जानते नहीं थे जार आपके, उनके लोगों को पता नहीं था कि ये कम्युनिज्म क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है। आप गरीबों की बात कर रहे थे, कहां गई गरीबों की बात। तो क्या सिद्ध किया स्टालिन ने आगे, सिद्ध यह किया कि यूरोप का आधा हिस्सा जीत लिया, अपने कब्जे में ले लिया, जिसको हम आजकल तथाकथित एशिया कहते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया। आप साइबेरिया से पूरब उस क्षेत्र में जाने का कोई तर्क नहीं बनता, आप क्यों जाएंगे, ना आपके लोग हैं, ना आपकी भाषा है वहां पे, ना आपकी संस्कृति है, लेकिन एक प्रवृत्ति है जिसको कहते हैं लालच की प्रवृत्ति। ये सारे के सारे जो राजा हैं स्टालिन तक, और मुझे लगता है उसके बाद तक जो लोग रहे होंगे, आदित्य जी, सबसे बड़ी प्रवृत्ति मुझे इनमें यह समझ में आती है कि ये लगता ऐसा है देख के कि अभावग्रस्त व्यक्ति, न इनको भोजन मिला है ढंग से, न इनको अन्य सुख मिले हैं, जिसके कारण लालच जो है, इनका लोभ या लालच इनके व्यक्तित्व का सर्वप्रधान गुण है। और इसीलिए ये लूटपाट करते चले जा रहे हैं, इधर चले जा रहे हैं, उधर चले जा रहे हैं। तो अलेक्जेंडर, जो मैं कह रहा था अलेक्जेंडर, पीटर मैंने कहा, तो वो उसने जीता, लेकिन स्टालिन ने क्या किया। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि स्टालिन जार से भी बड़ा जार था, उसका जो विस्तार था उससे भी बहुत आगे स्टालिन ने उसको पहुंचा दिया। आप समझिए पूरे पूर्वी यूरोप, इतने सारे देश हैं, सब पर कब्जा कर लिया, सब में तोपें चलती थी इनकी, स्टालिन की सेना थी, स्टालिन की, वहां पर वो राज करते थे और सबको उपनिवेश बना दिया। इसका मतलब यह हुआ कि मैं इवान द टेरिबल से लेके, यानी 17वीं शताब्दी के अंत से, और उसी समय संयोग से यह देश बना है, यह देश बहुत पुराना नहीं है रूस, तो ये जो 250 साल 300 साल की बात चली है, ये इसमें आपको लगेगा कि एक तरह का कि क्रमबद्धता है,
क्रमशः जो काम होता है और एक तरह की निरंतरता है, सातत्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके समाज ने कोई भारी मूल्यों का विकास नहीं किया। समाज ने, जिसमें कहते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से अधिक स्वस्थ नहीं बना, आर्थिक रूप से भी और अन्य कारणों से। तो मैं ये मानता हूं कि स्टालिन का जन्म ऐसे ही देश में संभव था, ऐसे ही स्थान पर संभव था। क्योंकि इसको क्यों झेला गया, इसको वहां की जो व्यवस्था थी सारी, मैं आपको जानकारी दूंगा, आश्चर्य होगा। और इस लेखक ने विस्तार से लिखा है कि सवेरे से शाम तक जो स्टालिन के काम करने का जो 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 शैली थी, उसमें ऐसा था कि वो प्रतिदिन पता नहीं कितने लोगों को मरवाता था। तो मरवाने के जो तरीके थे उसमें क्या था कि पहला एक समूह था जिसका नाम दिया था 5, उसका नाम ही था 5। और आपको अच्छा लगेगा जान के कि हमारी जो संस्कृत भाषा है उसका बहुत असर है रूस पर। तो उसकी जो संख्या है वो संस्कृत भाषा से बहुत मिलती जुलती संख्या है। मैं तो रूसी भाषा पढ़ा हुआ हूं इसलिए मुझे मालूम है। तो 5 को वहां प्याच बोलते। तो स्टालिन क्या नाम देता था समूहों का, मतलब कोई ढंग का, जिसको कहते हैं ना कैबिनेट है, कैबिनेट में बैठक हो सकती है, कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था ऐसी थी जो पूरी की पूरी अनौपचारिक थी, जिसको स्टालिन ने खुद बनाया था, खुद नाम दिया था। तो 5 संख्या, 5 से लेके संख्या 9 तक के समूह थे। जैसे 5 की बैठक सुबह हो रही है तो थोड़ी देर के बाद 6 की बैठक होगी, उसका 7 की बैठक होगी, 8 की बैठक होगी, 9 की बैठक। इन बैठकों में किसको किस समय कैसे मारा जाना है, किसको गिरफ्तार करना है, किसको कैसे निपटा दिया जाना है, उसको साइबेरिया भेजा जाना है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा जाना है, या गोली से उसको मारना है, ये सारी चीजें तय होती थी। और दूसरा जो था कि इनमें जो सदस्य होते थे, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, जितने भी लोग रहते हो, 4, 5, 6, 7 जो भी रहते हो, ये बदलते भी रहते थे। इसलिए स्टालिन को समझना, उसकी इस विधि को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें अनौपचारिक, वहां पर देखिए जो कम्युनिस्ट शासन है, चाहे वो चीन हो, रूस हो, उसमें औपचारिक शासन, जिसको सत्ता कहते हैं, सरकार कहते हैं, और दूसरा उसकी जो पार्टी है, इन दोनों में कोई ऐसी विभाजक रेखा नहीं होती। यह एक बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे देश में राजनीतिक दल होते हैं और एक सरकार होती है, आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ये सरकार है और ये सरकार से बाहर है। किसी भी कम्युनिस्ट जो शासन व्यवस्था है उसमें ऐसा कह पाना बहुत कठिन है। तो इसलिए स्टालिन 2 तरह से काम करता था। जो शासकीय व्यवस्था है उससे दुनिया को संदेश देना है कि हाँ, हम शासन कर रहे हैं और ये हमारा काम है। लेकिन काम होता था अनौपचारिक, इन जो संख्या वाले जो समूह है, इनमें संख्या 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे का। और इसमें जो वो काम करता था, उसमें उसमें लोग बदले जाते थे, वो बड़ी तेजी से बदले जाते थे। जैसे मान लीजिए समूह 6 में आज कोई व्यक्ति है, वो हो सकता है कल वो नहीं आएगा, उसकी जगह कोई और आएगा। ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति गया है वो मारा जा चुका होगा, आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, वो मारा जा चुका होगा। और इसके लिए क्या करता था स्टालिन, रात को आमतौर पे अपने घर में लोगों को बुलाता था, अपने सहयोगियों को, मंत्रियों को, या अन्य जो जैसे मैं बता रहा हूँ अनौपचारिक लोगों को बुलाता था। बुलाने में वो पूरे सब लोगों की आवभगत में भोजन की व्यवस्था करता था, और भोजन के साथ भरपूर शराब की व्यवस्था करता था। और यहां तक कि वो ध्यान रखता था कि उसके जो सेवक थे, उस सेवक का काम था डाइनिंग टेबल पर दोनों चीजों को रख के विलुप्त हो जाना, यानी कि कोई सेवक वहां रहेगा नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सहयोगियों के साथ स्टालिन को बात करनी है। उसमें वो जिसको जिसको इन्होंने अंग्रेजी में नाम दिया है ड्रिंकिंग गेम। ड्रिंकिंग गेम क्या था कि कोई ना कोई उसमें खेल खिलाएंगे कि भाई अगर आप ये पकौड़े खा लें या ये ब्रेड खा लें तो आपको एक पेग और पीना पड़ेगा, शराब पीनी पड़ेगी, या जो नहीं कर रहा है उसको 2 पेग पीना पड़ेगा जुर्माने के रूप में। इस तरह के का गेम खेला जाता था। उसका एकमात्र कारण यह था कि स्टालिन चाहता था मैं कम से कम पी करके बाकी सबको इतना पिला दूं कि वो नशे में धुत होकर के
और वो बोले जो अन्यथा वो नहीं बोल सकता है औपचारिक व्यवस्था में। अब मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, कोई क व्यक्ति है जिसने ख की शिकायत कर दी नशे में, तो वो ख मारा जाएगा। और यदि अपने बारे में इसने कुछ ऐसी बात कर दी कि देखो मैं तो बड़ा बहादुर हूं, ये कर दिया वो कर दे, तो वो मारा जाएगा। तो ये जो ड्रिंकिंग गेम था रात में, यह स्टालिन के लिए समझिए कि ये मौत का अखाड़ा था, मौत का कुआं था, जिसमें वो प्रति रात लोगों को बुलाता था, सबको शराब पिलाता था और सामने रह के थोड़ा थोड़ा पीता था और बढ़िया से उस सबको देखता था पर्यवेक्षक के तरीके से कि कौन व्यक्ति विश्वास के लायक है या विश्वास के लायक नहीं है। और उसको तत्क्षण उस समय निकला वो कल होकर के उसको खबर चली जाएगी, जिसको मारना होगा जल्लाद को, कसाई को खबर चली जाएगी और उसके बाद में उसको रास्ते पर से हटा दिया जाएगा। तो आप देखिए कि ये ऐसी कुछ शैली थी स्टालिन की, जो ये काम करता रहा। और सबसे बड़ी बात कि यह काम उसने 3 दशक तक किया। ये बहुत लंबा समय है। स्टालिन हो या माओ हो, ये प्रकृति का कैसी लीला थी कि इन दोनों अत्याचारियों को, इन दोनों हत्यारों को, इन दोनों नर पिशाचों को, नरभक्षियों को ईश्वर ने क्यों इतना लंबा समय दिया शासन करने। ये बहुत दुखद पहलू है। तो इसने 30 साल शासन किया। वैसे ही 1949 से लेकर के 76 तक माओ ने शासन किया। तो पूरे पूरे 27 वर्ष, इस व्यक्ति ने पूरे पूरे 29 वर्ष। अब इतने लंबे शासन काल में इस व्यक्ति ने कितने लोगों को मारा, करोड़ों लोगों की हत्या कर दी, या करोड़ों लोगों की जान इसलिए गई कि यह व्यक्ति वहां पर सत्ता में बैठा था। इसमें और भी उदाहरण मैं दूंगा, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कैंप, ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप थे जिनमें एक ही रास्ता था, लोग उसमें केवल जा सकते थे और संख्या बड़ी बड़ी होती थी, 3,000, 4,000, 5,000। एक ही रास्ता था, एक तरफा रास्ता जिसको कहते हैं। लोग बस जाते थे, लौट के कोई नहीं आता था। अभी जो कुछ शोध हुए हैं उनसे जानकारी मिली है कि हाल फिलहाल में जो खुदाई हुई है उनमें एक साथ 10,000, 5,000, 2,000 मानव कंकाल निकले। और अब तो मुझे ये भी मालूम हुआ कि उस पर रोक भी लगा दी है सरकार ने, उसकी आगे खुदाई नहीं हो रही है। ये और दुखद बात है। लेकिन ये सारे नरकंकाल उसी समय के हैं, हजारों हजार की संख्या में। एक जगह एक गड्ढा भी बनाया हुआ है जिसमें लोगों को डाला हुआ है। एक साथ 3,000 खोपड़ियां हैं, या कहिए कि नरकंकाल है, यानी 3,000 लोगों को मारा गया। और जो आप सामान्य प्रकार से देखें तो इन खुदाइयों में जो निकला है उनमें छोटे छोटे बच्चों के कंकाल हैं, महिलाओं के कंकाल हैं, किसी को नहीं छोड़ा गया है। सबसे बड़ी बात कि उनकी खोपड़ी में बंदूक की जो गोली लगी हुई है उसका छेद है, निशान है। ये प्रमाण है कि किस तरह से ये लोग मारे गए हैं स्टालिन के युग में। दुर्भाग्य यह है हमारा कि इसी स्टालिन को कुछ लोग ज्ञान के अभाव में, कुछ लोग जानबूझ करके, क्योंकि इस तरह के कुछ लोग तो हो ही सकते, जैसे मैंने कहा कि डकैती स्वभाव, डकैत बन गया, कोई कारण नहीं है, मतलब मुझे लगता है कुछ कुंठा होगी। और मुझे लगता है कि माओ हो या स्टालिन हो, ये दोनों बहुत बड़े कुंठित व्यक्ति थे, जिसको कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि इनका कोई भी लक्षण सामान्य नहीं था। न परिवार को चलाने में सामान्य है, न व्यवहार में सामान्य है। क्रुश्चेव ने एक वाक्य कहा है स्टालिन के बारे में, जिसको कि लिखा इस लेखक ने, वो बड़ा रोचक। उसने कहा है कि स्टालिन अपने आप में इतना अकेला व्यक्ति है, इतना अकेला व्यक्ति है कि मैं बता नहीं सकता। तो अकेलापन उसको काटता है, लेकिन मित्रता का आधार तो आदित्य जी भरोसा है, विश्वास है। प्रेम से पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि जिसको मैं प्रेम कर रहा हूं उसको भरोसा है। जिस व्यक्ति के पास भरोसा जैसा कोई गुण ना हो, जिसके हृदय में विश्वास न पैदा हो, उसमें प्रेम कहां से पैदा होगा। ऐसा व्यक्ति हिंसक होता है, 24 घंटे सशंकित होता है, और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत बड़ा कायर होता है। माओ के की चर्चा में मैंने कहा था कि उसने 50, 52, 56 जो भी संख्या हो, इतने उसने वो बंकर बनवाए थे
जिसमें छुपा रहता था, जाता था, इसलिए कि उसको हर समय ये डर रहता था कि कोई न कोई परमाणु बम गिरेगा मुझको मारने के लिए। यहाँ क्रेमलिन ने, स्टालिन ने भी न्यूक्लियर शेल्टर बनाया था बहुत बड़ा, जो कि उसका एक ऑफिस समझिए कि भूमि से ऊपर है, उसका एक रेप्लिका नीचे था, और वो कई बार उसमें काम करता था, उसको इतना डर होता था कि पता नहीं कब हमला हो जाए। तो जो हिंसक होता है वो केवल हिंसा के बारे में ही सोचता है, उसको ऐसा ही डर होता है, और उसमें कोई जो जिसको कहते हैं मानवीय गुण का विकास होना, विकसित करना, वो बहुत कठिन काम है। कई बार मैं मानता हूं कि वो जो कहा गया है कि भाई इसने मॉडर्नाइज कर दिया सोवियत यूनियन को, मैं इस बात को नहीं मानता, और इस लेखक को पढ़ के मुझे और भी मेरा विश्वास दृढ़ हो गया है कि इस सब बातों में कोई विशेष दम नहीं है। देखिए आज की स्थिति भी लीजिए आदित्य जी, तो रूस में जो असमानता है, आर्थिक असमानता, या जिसको कहते हैं आय की असमानता, कि किसका इनकम कितना है, इनकम डिस्पैरिटी या इनइक्वलिटी कहिए, वो बहुत ज्यादा है। मात्र 111 लोग हैं रूस में आज जिनके अधिकार में पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका 20% हिस्सा है। यानी पांचवा हिस्सा जो है रूस का, उसका मालिक केवल 111 व्यक्ति हैं। तो आप समझिए 111 व्यक्ति कितने धनवान हैं, और ये उस देश में है जो आज से ठीक 30 वर्ष पहले, 32 वर्ष पहले अपने आप को कम्युनिज्म का जन्मदाता कहता है। क्या परिणाम हुआ, क्या मिला समाज को, दुनिया को, देश को, मनुष्य को क्या मिला? दूसरा दूसरा जो पहलू है वह है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के मामले में रूस दुनिया में सबसे आगे के देशों में खड़ा है। वहां भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। भ्रष्टाचार की सीमा इसलिए नहीं है कि जहां तानाशाही व्यवस्था होती है वहां पर कुछ ही लोग कानून बनाते हैं, और वहां पर प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं, वो तो प्रतिस्पर्धा के विरोधी हैं। जहां लोकतंत्र नहीं हो, जहां प्रतिस्पर्धा नहीं हो, वहां कुछ ही लोग चाहते हैं कि सारे ठेके मिले, सारे व्यापार का अधिकार हमारे पास रहे। परिणाम क्या होगा? वह उतना करने के लिए जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको रिश्वत देगा, उसको घूस देगा कि ऐसा ही कानून बनाओ, हमारे हिसाब से बनाओ। तो अपारदर्शिता होगी, पारदर्शिता हो ही नहीं सकती इस समय में। तो उसका कारण, उसका परिणाम यह है कि आपके समाज में भ्रष्टाचार चरम पर होगा। सऊदी अरबिया और रूस, ये दोनों दुनिया में भ्रष्टाचार में सबसे आगे के देशों में से हैं। दोनों जगह तानाशाही है, लोकतंत्र का अभाव है। लोकतंत्र एक ऐसा आधार है जहां चाहे लोकतंत्र का स्वरूप जितना भी खराब क्यों न हो, लेकिन पारदर्शिता बहुत सीमा तक रहती है। दूसरी बात, मीडिया को सुंदरता मिली होती है। कोई एक व्यक्ति कुछ देखता है, उसके बारे में लिखता है, ये सारी चीजें वहां से विलुप्त हो जाती हैं। स्टालिन के लिए कहा जाता है कि उसने स्वयं स्वीकार किया था कि हम जो मानव स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो नहीं दे सकते, और यह मेरे लिए आज का विषय ही नहीं है, इस पर विचार भी मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं विचार करना चाहिए? तो उसका मानना था जब हम सुपर पावर हो जाएंगे, जब इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि किसी भी देश को हरा देंगे, उसको समाप्त कर देंगे, हमारे उद्योग धंधे बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि किसको कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और कितनी अपेक्षित है। मतलब यह है कि यह एक व्यक्ति तय करेगा कि आज क्या होगा। और जब यह औद्योगिकरण करना था तब क्या हो रहा था? करोड़ों लाखों लोगों को पीटा जाता था, मारा जाता था, सिर्फ इस कारण से कि अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे काम न कर रहा हो, 6 घंटे काम न कर रहा हो, उससे 1.5 गुना काम लिया जाता था, कभी कभी 2 गुनी ड्यूटी ली जाती थी। न देने वाले को जेल भेजा जाता था, और जेल जो गया उनमें से अधिकतर की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि वहां कोई हालात अच्छे नहीं होते थे। तो किसानों से जमीन छीन ली गई। जो अच्छे भले लोग थे, जिनको कम्युनिज्म की भाषा में बुर्जुआ कहा जाता है, उनको मारा पीटा गया, उनकी संपत्ति ले ली गई, जो कि माओ ने भी किया। और यह जो इस लेखक ने बड़ा अच्छा लिखा है कि हर समय शत्रुओं को मारने के लिए,
अत्याचार करने के लिए आपके पास एक ही नारा था, जिसका नाम था कि हम क्लास वॉर कर, ये वर्ग युद्ध है। और वर्ग युद्ध क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि आपकी दृष्टि में जो एक व्यक्ति है वो शत्रु है। आपको सिर्फ इतना कहना है कि यह व्यक्ति जो है वर्ग युद्ध में हमारा शत्रु है, और इसी के कारण औद्योगिकरण ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप परेशान करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, उसको मार देंगे। तो जो क्लास वार है, वर्ग युद्ध है, यह एक ऐसा तंत्र, ऐसी चीज उसके हाथ थी जिसको कह के, और दूसरी चीज जो हाथ थी उसको नाम दिया था ट्रॉट्स्कीवाद। आपको पता होगा कि ट्रॉट्स्की इसके साथ, स्टालिन के साथ होते थे, जिनके विषय में कहा जाता था कि वो प्रश्न करते थे, वो पूछते थे। वो थोड़े से इस व्यवस्था के लोग, व्यक्ति थे कि जैसे 8-10 लोगों का आपका कैबिनेट है, वहां पे बातचीत हो, आदान प्रदान हो, और इस तरह के जो ड्रास्टिक मेजर कहते हैं, अचानक आपने कोई निर्णय ले लिया, झटके वाला निर्णय लिया जिससे बहुत लोगों की मृत्यु हो सकती है, हत्या हो सकती है, उससे वो व्यक्ति बचता। ट्रॉट्स्की से इतना घबराता था स्टालिन, इतना घबराता था कि मुझे लगता है कि रात को भी, सुबह भी, शाम को भी वो केवल ट्रॉट्स्की ट्रॉट्स्की रटता रहता था, और अंततोगत्वा उसकी हत्या करवा, हत्या करवाने के बाद भी वो जिस व्यक्ति से घृणा करता है, जिस व्यक्ति को मरवाना चाहता है, उसको यही बात कहता है कि यह ट्रॉट्स्की वाद का शिकार है, या ट्रॉट्स्की के साथ रहा हुआ है, इसलिए मेरा शत्रु है और सोवियत संघ का शत्रु है। तो ट्रॉट्स्की जो है, एक समझिए जिसको कहते हैं ना, दुःस्वप्न है स्टालिन की। तो इस तरह से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि लेखकों के लिए स्टालिन एक तरह की चुनौती रहा है, क्योंकि जो सामग्री है वो मिलने में थोड़ी देर हुई है, थोड़ा समय लगा है। फिर भी हम भाग्यशाली हैं कि अपने जीवन में इतनी सामग्री मिलती हुई या उभरती हुई देख रहे हैं। माओ के विषय में तो इतना भी नहीं हुआ है, और वहां पर तो अच्छी बात है कि कई जो बाद के जो प्रमुख हुए हैं सोवियत संघ के, उन्होंने स्वयं आलोचना भी की है अपने अपने पूर्ववर्ती, कहिए कि प्रमुख की। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्टालिन के विषय में जानकारी बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, आने वाले समय में और बढ़ेगी। अब में मुख्य बात यह है कि इस व्यक्ति को हम क्या माने। तो मैं तो यही मानता हूं कि यह व्यक्ति एक बहुत ही कुंठित व्यक्ति था, जो मनुष्य योनि में पैदा हुआ, जो कि पशु था, उसमें कोई मानवीय संस्कार नहीं थे, और उसने जिस तरह का काम अपने ही देश की रूसी रूसी लोगों के साथ किया, अपने परिवार के लोगों के साथ किया, कहा जाता है, और उसके साथ उसके लिए प्रमाण भी है कि संभवतः हमेशा, आप सोचिए 30 वर्ष के राजकाज में स्टालिन ने अपने सहयोगियों के 3/4, लगभग 60 से 70% अपने सहयोगियों को मरवा दिया, क्योंकि कोई सहयोगी बनता था, कुछ देर देखता था, फिर उसकी हत्या कर देता था, यदि उसको संदेह होता था कि ये ठीक व्यक्ति नहीं। तानाशाही में दूसरी कमी ये होती है कि जो तानाशाह चाहता है किसी एक व्यक्ति को मारना, तो जो मारने वाले जाते हैं उनके हाथ में इतनी शक्ति हो जाती है कि संभव है कि उस व्यक्ति के साथ साथ वो 10 लोगों को मार दे, क्योंकि आप उसको कैसे रोकेंगे। जो उसके शत्रु होंगे साथ साथ उनको भी वो किनारे कर देगा। तो तानाशाह में सबसे बड़ी बात है कि एक चेन रिएक्शन बनता है, जब ऊपर से ऑर्डर आता है, उसका क्या भयंकर परिणाम हुआ, कितना दुष्परिणाम हुआ, और आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि आम लोग तो खैर जान ही नहीं सकते। किसी को उसमें एक जगह ये भी आया है कि घरों से लोगों को निकाला जाता था, और कई बार उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नी के सामने गोली मारी जाती थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि एक इस तरह का भय का माहौल पैदा हो जाए, ऐसा वातावरण पैदा हो जाए कि आप स्टालिन का नाम सुन के ही, या आप इतने डरे रहें कि आप एक कल्पना ही नहीं करें कि किसी भी तरह की आलोचना या किसी भी तरह की समीक्षा, किसी भी तरीके का उल्लेख आप कर सके, आप पे इतना साहस ही नहीं बचे। तो जितनी हत्या हुई है, कई बार कहते हैं कि संख्या का कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ यह है कि आपने कैसे उसको तैयार किया, कैसे वातावरण। तो एक ऐसा वातावरण बन गया आतंक का, भय का, जिसमें सामान्य लोग सिर्फ और सिर्फ डर के ही रह सकते हैं। दूसरा, उनके पास में
कोई साधन नहीं है, किसी भी तरह का और कोई उपाय नहीं है। लेखक के शब्दों में कहूं तो इन्होंने लिखा है कि फियर वॉज द प्राइमरी फोर्स बिहाइंड द डिक्टेटर्स पैट्रिमोनियल पावर ओवर हिज टॉप एसोसिएट्स एंड अदर हाई प्लेस ऑफिशियल्स। तो ये जो टेरर है, ये फियर है, यही इसका काम है। एक और जो बहुत अच्छा चारित्रिक वर्णन किया इस लेखक ने स्टालिन के विषय में, और वो आमतौर पे अधिकतर तानाशाह के विषय में होता है, कि वो जब कोई निर्णय लेता है तो समझता है कि इस ब्रह्मांड में मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी पैदा नहीं हुआ है, और जो मैंने कह दिया वो आखिरी सत्य है। तो इसमें दो बातें होती हैं, एक अपने आप का अपना भ्रम पैदा करना कि मुझसे बड़ा तो कोई है नहीं ज्ञानी, और जो मैंने कहा है इस पर आगे कोई बात नहीं हो सकती, इस पर कोई तर्क नहीं हो सकता। तो जिसको आप कहते हैं जिदपना। और दूसरा है कि इनफ्लेक्सिबल, बिल्कुल ना झुकना। जो मैंने बताया ना, युद्ध के समय न तो एक रणनीति के रूप में समर्पण को और पीछे हटने को, उसकी रणनीति के दोनों हिस्सा नहीं थे। तो तुम कैसे रणनीतिकार हो? इसका मतलब है कि जो लेखक ने स्पष्ट किया है, रूस के मनुष्य स्टालिन की दृष्टि में मनुष्य नहीं थे। ये सारे वैसे पशु थे जिनकी पीठ पर आप लगाम चलाते हैं, चाबुक चलाते हैं, घोड़े की तरह दौड़ाते हैं, या बैल को खेतों में जोतते हैं, और जैसे यूरोप के कसाई होते हैं कि इन्हीं जानवरों को मार के खा जाते हैं। मनुष्य में और इनमें कोई अंतर नहीं था। माओ तो कहा करता था कि हमारे 60 करोड़ लोग हैं, 30 करोड़ ही मर जाएंगे तो क्या होगा। स्टालिन को भी आप वही मानिए कि करोड़ों लोग मर गए तो क्या होगा। तो इस तरीके से अत्याचारी स्टालिन पर मैंने आपके सामने बात रखी, श्रोताओं के सामने बात रखी, और मैं यही बताना चाह रहा था कि हमारे देश में जो राजा की परंपरा रही है, जिस तरह का संस्कार रहा है, सनातनी मूल्य रहे हैं, उनका यदि अभाव है धरती के कोने में कहीं भी, तो ऐसा ही दैत्य पिशाच पैदा हो। नहीं पैदा होने की पूर्व शर्त है सर्वत्र सनातन। तो यही मैं विराम देता हूं। आपके प्रश्न बहुत सारे होंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, बिकॉज पहली बार इतना डिटेल में मैंने भी सुना है स्टालिन के बारे में। कभी इच्छा ही नहीं हुई जानने की, बट दैट्स द रीजन। जैसे माओ के बारे में भी मैंने कभी सुना नहीं था, बिकॉज कभी वो टॉपिक में आया ही नहीं कभी भी। हम्म। और मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आया भी नहीं, और लोग मुझे बोलते भी आप बहुत सिंपल है हर बार। वो रियलिटी में ऐसा है, बहुत सारी चीजें जो है उसमें रुचि नहीं रहती। तो इसमें पहली बार मुझे समझने को मिला आपके इस शो के माध्यम से, मैं भी सीख रहा हूँ कि स्टालिन का वास्तविक इतिहास क्या है। तो अभी जो भी व्यक्ति अपने पुत्र का नाम स्टालिन रखता है, तो ये इतिहास को नाम रखना जरूरी है। जानना जरूरी है। बहुत अच्छा। सिर्फ दूसरे को चिढ़ाने के लिए स्टालिन नाम रखना ही रखना है, क्योंकि चिढ़ाने के लिए रखा था। और दूसरा है कि अगर किसी को तैमूर नाम रखना है किसी अपने पुत्र का, तो वो भी उस पहले तैमूर का इतिहास जान ले, हाँ, फिर रखे उसके बाद। जान, बिल्कुल उसके बाद जाने, सही बात। मतलब हम्म। क्योंकि कभी कभी नाम में बहुत शक्ति होती है। कभी कभी हम्म। ये सारे हम्म। औरंगजेब भी रह चुके हैं, और अभी हम्म। अभी मेरे को ऐसा लगता नहीं कि आज कोई औरंगजेब नाम रखेगा अपने पुत्र का कभी भी। जैसे लोग दुर्योधन नाम नहीं रखते। मैंने एक व्यक्ति से मिल चुका हूँ, मैं दुर्योधन से, और हम्म। इसी ट्रिप में मिला था, उनका नाम दुर्योधन था, तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे मिलके। उनको ये हम्म। बोलते हुए आश्चर्य हुआ, हाय दुर्योधन, हाउ आर यू। सो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो होता है। हम्म। एक जस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब हाँ। भारत के ऊपर, अभी हम देखें कि सीसीसीपी का प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा रहा है भारत में। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग देखते थे सीसीसीपी की बुक्स। मैंने तो पढ़ी नहीं, लेकिन मेरे स्कूल में नहीं आती थी। लेकिन बच्चों को मैंने देखा है सीसीसीपी के प्रोपेगेंडा में स्टालिन का नाम आता था। लेकिन हम्म। रशियंस भी स्टालिन की हिस्ट्री को रशिया में नहीं पढ़ाते। अ, उधर भी स्टालिन की हिस्ट्री, स्टालिनग्राद नाम का एक शहर है, लेकिन स्टालिन की हिस्ट्री रशियंस को नहीं पढ़ाई जाती आज भी।
और उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि उसका वास्तविक इतिहास रशियंस को मालूम भी है, क्योंकि रशिया में बहुत सारी चीजें सही पढ़ाई जाती है, जैसे कि अलेक्जेंडर का भारत पे कभी आक्रमण नहीं किया, या वो नदियों को क्रॉस नहीं कर पाए, ये हिस्ट्री मॉस्को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है जो यूरोप में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें दुनिया में बहुत जगह स्टालिन के जो अनुयायी हैं सबसे ज्यादा मिलेंगे भारत में, और कहीं नहीं मिलेंगे। इसका क्या रीजन है? देखिए, मैंने कहा आपको कि अ, ये विस्तार से माओ या स्टालिन के अत्याचार के बारे में, और मुझे नहीं लगता कि आज भी उनको बहुत कुछ पता होगा। मैं एक दो उदाहरण दूंगा कि हमारे देश में आप ले लीजिए, एक उदाहरण पर्याप्त होगा इसको समझने के लिए, कि 1962 में चीन का आक्रमण होता है। सच्चाई क्या है, या उसके पहले तिब्बत पर आक्रमण होता है। सच्चाई क्या है कि हमारे देश में जो तत्कालीन सरकार है उसने अनेकानेक प्रकार से चीन की उल्टा मदद की, उसकी सहायता की, उसको पेट्रोल दिया, डीजल दिया, चावल दिया, उसकी सेना को, आप सोचिए। और सबसे बड़ी बात की 62 का जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में, जबकि उसके पहले 48 में कश्मीर में तो हमारा युद्ध हो रहा था पाकिस्तान से, तो हमारा जो एयरफोर्स है, वायु सेना है, वो गई है। और वह वायुसेना चीन के साथ युद्ध में क्यों नहीं गई? परिणाम आपके सामने है कि हम हार गए, हमारी बहुत सारी जमीन चली गई। अब इस चीज को, जितनी बात मैं आपको 1 मिनट में बता बता चुका हूं, यह बात भारत में, हमारे देश में अधिकतर लोगों को विस्तार से पता नहीं थी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बिल्कुल सामान्य लोग हैं, जिनको इससे कोई मतलब ही नहीं। जिनको मतलब है, जो अपने आप को बौद्धिक कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, उनको भी ये बात विस्तार से नहीं पता थी। कारण क्या है कि उस समय जिस युग की बात है उसमें कुछ बातें प्रेस में हुई होंगी, कुछ अखबार में छपा होगा, और अखबारों पर सरकार का बड़ा जोर होता था। सरकार यदि कह दे संपादक को कि भाई ये लेख तुमको नहीं छापना है, तो उसका साहस नहीं था कि वो उसको छापता। नहीं तो उसकी बिजली कट जाती, उसका पानी कट जाता, या और भी अनेक तरह से उसको शोषण होता। अब आप ये बताइए आदित्य जी, मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे समाज की बात कर रहा हूँ जहां पे हर व्यक्ति उस परंपरा में जीता आया है, जहां ज्ञान, ज्ञान का प्रसार, उसका प्रचार, उस सबको अपना मौलिक अधिकार मानता है। उस समाज में जब ऐसी सूचनाएं सीमित रखी जा सकती हैं, तो जो तानाशाह है, नृशंस हत्यारे हैं, बदमाश हैं, उनके समय में, उनके राज में तो कोई सूचना कहीं जा ही नहीं सकती। और मैंने जो व्यवस्था बताई स्टालिन की, उसके पीछे कारण यही था कि उसके जो अधिकतर हत्या का काम था, वह काम अनौपचारिक समूह वाली जो बैठक थी, जिसको 5, 6, 7, 8, 9 कहते थे, उनमें निर्णय लिया जाता था। और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस पर प्रश्न करे। उसको केवल इतना जानना था कि तुम जाओ वहां पर जो 15 लोग हैं जो कल कुछ कर रहे थे, उनको मार के आ जाओ, वो कर देगा वो। तो अब जो परिवर्तन हो रहा है, और आदित्य जी आपके प्रश्न से मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, यह 21वीं शताब्दी जो जो आरंभ हुई है, इस शताब्दी में कुछ नैसर्गिक गुण हैं, या इसके बाद ये गुण और विस्तार पाएंगे जब आप सूचना को रोकना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आप देखिए कि 1949 में थियनमेन स्क्वायर पे हत्या हुई, संहार हुआ लोगों का। आज क्या हो रहा है? आज किसी फैक्ट्री में अगर कोई हंगामा होता है तो मोबाइल पे उसका वीडियो बन जाता है और सारे संसार में चला जाता है। चीन वही है, लोग वही हैं, लेकिन इस तकनीकी क्रांति ने चीन के सिस्टम को, हम आप कल्पना नहीं कर सकते कि शी जिनपिंग जो है वो कितनी मुश्किल में है, या वहां का शासन तंत्र के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। क्या छुपाएं, क्या बताएं, क्या छुपाने का क्या परिणाम होगा। हांगकांग में आंदोलन हो गया, और आज आपको जानकर दुख होगा, या कहीं कि आश्चर्य होगा, कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो हांगकांग एक फाइनेंशियल सेंटर था दुनिया का, वह ध्वस्त हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है। हांगकांग का कोई अब उसकी साख नहीं है, उसकी गरिमा नहीं है, उसका महत्व नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा था, कि ये जो जानकारी है, ये रूस में आज भी लोगों को नहीं है। ये तो हम अधिक भाग्यशाली हैं कि हम वहां से बाहर हैं और हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं।
क्योंकि आज की व्यवस्था में भी रूस अगर चाहे, अब रूस में क्या है, आज कोई विपक्षी नहीं है, वहां पर सत्ता के विपक्ष में कोई है ही नहीं, इसीलिए वहां कोई प्रेस भी नहीं है, स्वतंत्र लेखन की परंपरा नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे देश में, आदित्य जी आप तो हैं नहीं, आप तो अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन हमारे जो बहुत ही ज्ञानी ध्यानी सुधी श्रोता होंगे वो इस चीज को आसानी समझ लेंगे कि हमारे देश में जितने लेखक हुए हैं 1930-20 के दशक के बाद से लेकर के 70-80-90 तक के दशक तक मैं बताता हूं, क्योंकि मैं अंग्रेजी हिंदी और कुछ भाषाओं की तो बात कह ही सकता हूं, इनके जो लेखक हुए हैं उन्होंने रूसी लेखकों का कितना महिमा मंडन किया है। क्या चेखव है, क्या तलस्तोई है, पता नहीं उनमें कौन कौन से उनको गुण दिखते हैं। अरे आपके पास में क्या गुण है, क्या लिख रहे हैं आप, कौन सा शास्त्र लिख रहे हैं, आपकी भाषा कितनी पुरानी है। आपकी भाषा का जो आधार है उसका नाम है स्लाव। स्लाव स्लेव शब्द से बना है, दास है वो गुलाम है, वहां से आपकी भाषा बनी। और मैं रूसी भाषा पढ़ चुका हूं, 13वीं 14वीं शताब्दी से पहले की भाषा और आज की भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। आज का जो रूसी पढ़ने वाला है वो 15वीं शताब्दी से पहले की रूसी पढ़ नहीं सकता। इसको रूसी भाषा में बोलते हैं द्रेवनी इजिक। तो आपने क्या शास्त्र लिख दिया, कौन सी आपकी लंबी परंपरा थी, लेकिन उसका ऐसा महिमा मंडन किया गया। और आप जो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा, वो प्रोपेगेंडा ही तो हुआ है। स्टालिन का प्रोपेगेंडा दूसरा हथियार था, वैसे किसी भी तानाशाह का होता है, क्योंकि वो रास्ता एक तरफा है, उसको दुनिया के बारे में जानना कम है, वो दुनिया को अपनी राय बताता है, ये उसमें सबसे आगे रहता है। दिल्ली सहित मेरे सामने मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, सोवियत संघ का जब तक बिखराव नहीं हुआ था तो सोवियत संघ की बसें चलती थी जिसका नाम होता था पुस्तक घर। उसमें खाली किताबें होती थी, उन किताबों को जाके आप लीजिए, बहुत सस्ती किताबें मिलती थी, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए में। पुस्तकालयों में रूसी पुस्तकों की भरमार होती थी, और मुझे वो पुस्तकें इतनी और रुचिकर मालूम होती थी क्योंकि सरकारी बंदूक के साये में वो पुस्तकें लिखवाई जाती थी। उनमें कोई भावना नहीं थी, उनमें कोई ऐसी भाषा नहीं थी, उनमें कोई ऐसी कथा नहीं थी जो आपको रुचिकर लगे। मैं एक भी पुस्तक पूरी कभी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि पुस्तकें मैंने भरमार उठाई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपका प्रश्न है वो बहुत ही उचित है, और उसका उत्तर यही है कि प्रोपेगेंडा में ये लोग बहुत आगे थे, और सूचना को दबाने में सबसे आगे। और उसी का परिणाम है कि स्टालिन के देश में भी स्टालिन की जानकारी बहुत लोगों को नहीं हुई, और जिन लोगों को हुई भी, एक इस लेखक ने लिखा है चिल्ड्रंस बुक्स। चिल्ड्रंस बुक्स बहुत ही रोचक चीज है इसमें। जो स्टालिन के साथ के लोग थे, जब बाद में थोड़ी बहुत सुंदरता आई लिखने की गोरबाचेव के जमाने में, तो उस समय के जो स्टालिन के सहयोगी रहे होंगे, उनके समझिए पुत्र पुत्रियां या पोते पोतियां, उन लोगों ने अपने अपने संस्मरण लिखे, जिनको कहा गया है चिल्ड्रंस बुक्स, यानी कि जो स्टालिन युग के जो लोग थे उनके बच्चों की किताब, बच्चे जो कि बड़े हो गए। तो उन्होंने जो लिखा है उस लेखन में कोई दम नहीं है, क्योंकि सब अपने बाप को या अपने दादा को बचाने के लिए लिख रहा है कि जो मेरे दादा ने ये काम किया वो इस कारण से किया कि वो तो नहीं करते तो मारे जाते, या यह किया किसी न किसी तरीके से आप उसको उसके औचित्य को सिद्ध करेंगे, तो क्या हुआ कि उस लेखन से भी कोई अधिक हमें आपको सहायता नहीं मिल पा रही है। ये इस लेखक का कहना है। तो ये मेरी समझ से मेरी बातें। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। और फॉर व्यूअर्स जो देख रहे हैं अभी, मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था शुरू में, शायद आपको रिमेम्बर नहीं हो, इसलिए मैं उसका आंसर कमेंट्स में लिखूंगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, और उसका बहुत आंसर अच्छा। मैं कमेंट्स में लिख दूंगा। उसके बाद आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और आप लोग जो अगर अमेरिका में है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेरिका में जो है, उन दर्शकों से मैं बोलूंगा कि आप सभी लोग हमारा 12x डिबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स करें, और धर्म के बारे में वास्तविक डेफिनेशंस जाने, जो सभी आचार्यों ने एक ही डेफिनेशन बोली है सभी संप्रदायों में।
और इंडिया में वो कोर्स ऑफर हो रहा है KGF के थ्रू, तो वहाँ पे आप साइन अप करें। उसका वेबसाइट आपको डिटेल्स मिल जाएगा इस वीडियो के लिंक में। और पहले आप, जैसे आप किसी ने मेडिकल डिग्री की है तो उसके लिए आपको पहले डॉक्टर बनना पड़ता है, फिर रेजिडेंसी करनी पड़ती है, उसके बाद आप डॉक्टर कहलाते हैं। तो बिफोर आप जंप ऑन टू सनातन बैंड वेगन, विच का आजकल फैशन हो चुका है, बेसिक डेफिनेशन तो समझिए, और उसके बाद आप अपने आप को बोल सकते हैं कि हम शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज के लिए ट्रेनिंग होती है, तो इसके लिए भी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए और इतने महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करने के लिए। फॉर ऑल द व्यूअर्स, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वाइडली। डोंट फील पिटी ऑन अस ऑल द टाइम कि हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। शेयर, देन यू विल ऑटोमेटिकली सी इट ग्रोइंग। नमस्ते एंड थैंक यू। चलिए, आपको भी नमस्कार, आपके सारे दर्शकों श्रोताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। सब लोग देखें, इस पर टीका टिप्पणी करें, दूसरों को बताएं, और भी अन्य विषयों के लिए को लेकर के हम फिर आपसे मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।